आज का विषय है वैदिक कृषि पंचांग। दैनिक कृषि कार्य में हम कैसे कृषि पंचांग का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी और हमारा ब्रह्मांड किस प्रकार से है, हमारी पृथ्वी का संबंध हमारे ब्रह्मांड से कैसे है। पहले सत्र में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम पृथ्वी पर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है उसका आधार क्या होता है, किस भाग में कैसा ऋतु होता है, कैसा मौसम होता है, और उसका प्रभाव हमारी फसलों पर किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पे दो ऋतु होती है मुख्यतः, गर्मी और वर्षा की ऋतु होती है। वहाँ पे शीत ऋतु नहीं होता है। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है ये दो रेखाओं के बीच में होता है, कर्क रेखा उत्तर में और दक्षिण में मकर रेखा। और बीच में पृथ्वी को दो भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने के लिए विषुवत रेखा होती है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा होती है, जो अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत के अहमदाबाद नागपुर के ऊपर से, कोलकाता के ऊपर से जाती है ये। और दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा होती है, जो कि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के पास से और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जाती है। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके अगर हम उत्तर में जाते हैं या दक्षिण में जाते हैं, उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में मकर रेखा के दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे मुख्यतः चार ऋतु होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और वसंत ऋतु। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे भारत में अगर हम देखें तो कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है वहाँ पे मध्य अक्षांशीय क्षेत्र आता है, लेकिन उसमें भी अगर कर्क रेखा के पास से हम देखें तो हमारा जो उत्तरी भारत में जो मैदानी भाग है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल या समशीतोष्ण ऋतु, मतलब मौसम होता है। और पहाड़ों में ऊपर अगर हम चले जाएं, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और फिर इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, तो वहाँ पे शीत जलवायु होता है। तो इस प्रकार हमारा भारतवर्ष जो है वो सभी प्रकार के जलवायु यहाँ पे पाए जाते हैं। और बहुत ही ऊपर अगर हम चले जाते हैं जहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, ऐसे भी कुछ जगह हैं। या फिर जहाँ पे बहुत ठंड रहता है और कोई वनस्पति नहीं होती है, जैसे लेह लद्दाख का एरिया है, या कुछ भाग जो है कारगिल, द्रास, उन सब एरिया में जो है बर्फ साल भर रहता है। कुछ समय के लिए बर्फ थोड़ा सा पिघलता है। तो उन सब क्षेत्रों में अ, कृषि नहीं होता है। जहाँ पे बर्फ पिघलता है वहाँ पे वनस्पति होती है, कृषि भी होती है। इस प्रकार हम इसको, और अगर उत्तर में जाते हैं या और दक्षिण में जाते हैं तो फिर आर्कटिक क्षेत्र आता है, जहाँ पे मौसम जो है बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र होता है। वहाँ पे दिन और रात्रि जो है वो उस ऋतुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिन और रात्र के अनुसार होता है। 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात्रि रहती है। जब 6 महीने दिन रहता है तो रात्रि जो है वो मुश्किल से कुछ घंटों, एक डेढ़ दो घंटे से लेके कुछ मिनटों के अंदर रहता है। और जब रात्रि होती है तो फिर दिन जो है इसी प्रकार कुछ मिनटों से लेके एक डेढ़ दो घंटे का ही रहता है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो पूरे पृथ्वी में अक्षांश के ऊपर अगर हम देखें तो मुख्यतः कृषि के लिए दो प्रकार के जलवायु जो है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, जहाँ पे फिर से दो प्रकार के शीत और समशीत क्षेत्र होते हैं।
समशीतोष्ण क्षेत्र, जैसे मैंने बताया, भारत, उत्तर भारत के मैदानी भाग, जहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, अच्छी गर्मी होती है, सर्दी भी अच्छी होती है, सर्दी का मौसम होता है, और वर्षा भी होती है। तो तीन मुख्य ऋतुएं होती हैं। और फिर और उत्तर में अगर हम जाते हैं पहाड़ों में, तो दो ऋतुएं ही मुख्यतः मिलती हैं। तीन ऋतुएं होती हैं, लेकिन अगर पहाड़ों में जाते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, उन सब जगह पे फिर ग्रीष्म, शरद, शीत और वसंत के ऋतु आते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है वैश्विक स्तर पर, उसके परिणाम स्वरूप भोजन और जल की आपूर्ति प्रभावित हो रहा है। और उसके कारण हमारे अर्थव्यवस्था में और हमारे स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से विभिन्न कारण हैं, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो मुख्यतः इसका जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार है कि हमको ये देखना है कि ऋतुएं का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें उसके अनुसार मैं मैं 1 मिनट के लिए स्टॉप करूंगा, फिर मैं। हेलो। मीटिंग नहीं, कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? हाँ, प्रणाम तो प्रणाम। हम इस पे बात कर रहे थे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपना अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑन अच्छा अच्छा। रखें, जिससे कि हम ठीक है ठीक है। क्योंकि ये ठीक। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो आपकी आवाज़ नहीं आए तो इस प्रकार हम पृथ्वी को और आगे थोड़ा सा और विस्तार में अगर हम समझें, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं और अक्षांश की रेखाएं, ये हमने स्कूल में भूगोल में पढ़ा है। अभी इसको हम अपने कृषि कार्य में कैसे उपयोग में लाते हैं, उसके लिए ऋतुओं को कैसे समझते हैं, समय को कैसे समझते हैं, और वातावरण, जलवायु का जो परिवर्तन होता है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर की रेखाएं भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब हम पंचांग को समझेंगे तो पंचांग के अनुसार जो ग्रह, नक्षत्र, राशि का जो प्रभाव पड़ता है, उसमें भी हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। इसकी समझ होनी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश की रेखाएं। और इसी प्रकार ध्रुव से ध्रुव के बीच में देशांतर रेखाएं हैं। और 30 डिग्री पे देशांतर रेखाओं को विभाजित किया गया है। और इनको भी 30 डिग्री पे विभाजित किया, अक्षांश की रेखाओं को विभाजित किया गया। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो रेखा है वो देशांतर रेखा है। और जो हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो तारीख का परिवर्तन होता है रात को 12 बजे, उसका जो आधार है वो देशांतर रेखाओं पर है। और देशांतर रेखाओं में जापान और अमेरिका के बीच में, और उसके विपरीत इंग्लैंड के ग्रीनविच एक जगह है, वहां से देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो ग्रीनविच को आधार मान के, वहां के आधार पर उसको शून्य मान के वहां से समय का आकलन किया जाता है।
वहां से अगर हम भारतीय समय को देखें, हमारे भारतीय समय की जो देशांतर रेखा है वो नागपुर के ऊपर से गई हुई है, वो 5.5 घंटे का फर्क होता है। इसलिए हम जब भी इंटरनेशनल समय के हिसाब से जब हम कल आकलन करते हैं, तो भारतीय समय को जो अंतर्राष्ट्रीय समय है उस पे 5.5 घंटे जोड़कर देखा जाता है। और उसी के अनुपात में जहाँ जिस भी स्थान का समय हम देखते हैं, उसी के अनुपात में हम देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के अनुसार। और आगे अगर हम बढ़ें तो हम यहाँ पे और थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। विषुवत रेखा के ऊपर अक्षांशीय रेखाएं जो है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री इस तरीके से दिखाया गया है। और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे जो नारंगी रंग में है वो अगर हम बोले तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। उसके बाद कुछ इलाका जो है वो शुष्क या समशीतोष्ण आ जाता है। और समशीतोष्ण जो है वो वहाँ पे सभी तरह के जलवायु मिलते हैं। शीत ऋतु में शीत होती है, गर्मी के ऋतु में गर्म होता है, वसंत भी होता है, सभी ऋतुएं होती हैं वहाँ पे, वर्षा ऋतु होती है, इस प्रकार। और ऊपर अगर हम जाते हैं तो महाद्वीपीय या हम इसको अगर ऐसा भी कह सकते हैं कि शीत प्रदेश जो होता है, शीत वाला क्षेत्र होता है, और उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र होता है। तो मध्य अक्षांशीय जो प्रदेश है, जो ये 60 डिग्री के नीचे ज्यादा है, ऊपर थोड़ा सा है, वहाँ पे 4 ऋतुएं होती हैं। और जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वहाँ पे 2 ऋतुएं होती हैं। लेकिन भारत का जो मुख्य भाग है, जो 20 डिग्री के ऊपर नीचे अगर हम बात करें, जो कर्क रेखा है उसके ऊपर नीचे, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय से थोड़ा सा मिलता हुआ, और शीत से मिलता हुआ मध्य भाग में समशीतोष्ण जलवायु हमारे यहाँ पे मिलता है। सौर मंडल पे हम आगे बढ़ते हैं तो सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों की स्थिति और गति भिन्न होती है। उसको भी हमको समझना इसलिए जरूरी है कि ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है उनकी गति के अनुसार पड़ता है। उनकी गति जो है, एक गति तो होती है जो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और दूसरी गति जो होती है वो अपने धुरी पे जो उनका जो घूमना है, वो एक गति है। तो इसमें हमको ये समझना जरूरी है कि किस ग्रह का प्रभाव कितना प्रबल होता है। केवल उसके आकार से नहीं होता है, उनकी गति से भी होता है। तो इसमें अगर हम इस तरीके से देखें तो सौर दिन जो है सभी ग्रहों के अलग अलग होते हैं। और एक सौर दिन जो है वो उनकी अपनी धुरी में घूमते हुए एक परिक्रमा जो होती है, उससे एक दिन, एक सौर दिन होता है। अगर उसको हम पृथ्वी की तुलना में देखें तो बुध का जो एक सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमने का जो मतलब एक वर्ष की अगर बात करें, एक परिक्रमा सूर्य के चारों तरफ होती है तो एक वर्ष होता है। तो बुध की अगर बात करें तो 58 दिन 16 घंटे लगते हैं। और उसकी जो गति होती है वो 10 किलोमीटर, 10.83 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो इनकी बुध की गति जो है वो काफी तेज होती है। इसी प्रकार एक दिन का, अपने धुरी में एक दिन जो है वो पृथ्वी के अनुपात में 58 दिन 16 घंटे का होता है। और शुक्र जो है वो उसकी गति और धीमी होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 6.52 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। तो 243 दिन 26 घंटे पृथ्वी के अनुपात में अगर हम देखें तो उतना समय लगता है। क्योंकि यहाँ पे जो दिन है ये पृथ्वी के एक दिन के समान माना गया है। लेकिन पृथ्वी का जो एक दिन है वो हम मानते हैं कि 24 घंटे होता है। लेकिन वास्तव में अगर है देखा जाए तो ये 23 घंटे 56 मिनट का होता है। और पृथ्वी की जो गति है अपनी धुरी में घूमने की, ये 1574 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो इसलिए पृथ्वी का जो एक दिन है वो 24 घंटे के करीब होता है। इसी प्रकार मंगल का भी 24 घंटे 36 मिनट का होता है। और उसकी गति जो है वो 866 किलोमीटर प्रति घंटे है।
मंगल ग्रह का आकार जो है पृथ्वी से काफी बड़ा है, इसलिए समय तो दूरी में घूमने के लिए उतना ही लगता है, लेकिन गति उसकी धीमी है। इसी प्रकार बृहस्पति जो है 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं, उसकी गति सबसे ज्यादा है, 45,583 किलोमीटर प्रति घंटे। शनि 10 घंटे 33 मिनट में एक दिन पूरा होता है, और उसका जो गति है वो 36,840 किलोमीटर प्रति घंटे। इसी प्रकार यूरेनस का 17 घंटे 14 मिनट, 14,794 किलोमीटर प्रति घंटे, और नेपच्यून का 16 घंटे, मतलब 9,719 किलोमीटर प्रति घंटे। ये यहाँ पे हमने इसलिए ये दर्शाया है, ये आंकड़ा इसलिए हमने बताया कि आगे जब हम ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे, तो किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा या कम होता है, वो क्यों होता है, तो वो इसके आकार के साथ साथ गति के ऊपर, एक दिन की गति धुरी में उसके ऊपर होता है। इसलिए ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। और ग्रहों को अपने धुरी पर एक नियमित आवर्तन को एक नक्षत्र का दिन माना गया है। तो पृथ्वी पे नक्षत्र का एक दिन जो है वो 24 घंटे के आसपास होता है, 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों में भी एक दिन के बराबर नक्षत्र जो है रहता है। कुछ मूलभूत अवधारणाएं भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। चंद्र को विभिन्न राशि एवं नक्षत्रों में गोचर करते हुए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने की प्रक्रिया में 1 मास का समय लगता है, जिसको हम चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास जो है वो पृथ्वी की, चंद्र की एक परिक्रमा का जो समय है वो चंद्रमास होता है। लेकिन जो हमारा कैलेंडर, जो अंग्रेजी का कैलेंडर होता है, वो पृथ्वी जो सूर्य की एक एक परिक्रमा करती है उसके अनुसार होता है। और सूर्य की परिक्रमा करते समय वो 12 राशियों से गोचर करता हुआ जाता है। तो उसलिए उस समय को, यानी 365 दिन को 12 भाग में विभाजित करके करीब 30 दिन से थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो अंग्रेजी मास में कुछ महीने में 30 दिन से ज्यादा का भी समय है, कुछ महीने में 30 दिन है, और फरवरी के महीने में 29 दिन या 28 दिन होता है। तो इस प्रकार है। लेकिन हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार चंद्रमास के आधार पर हमारा भारतीय कैलेंडर बनता है। चंद्र भी पृथ्वी की भांति अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने के लिए एक दिन अर्थात 24 घंटे का समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट अगर वास्तव में देखें। वैदिक पंचांग में एक दिवस का आकलन सूर्योदय से सूर्योदय के समय अंतराल को माना गया है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में तिथि जो है वो रात को 12 बजे बदलती है। लेकिन हमारे भारतीय कैलेंडर में पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार तिथि जो है वो सूर्योदय से सूर्योदय को माना जाता है। इसका मतलब ये है कि एक तिथि का जो समय है वो 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। गर्मी के समय में सूर्योदय जल्दी होता है, सूर्यास्त देर में होता है। ठीक है। और हर दिन सूर्योदय का समय जो है थोड़ा आगे होता है या पीछे होता है। जैसे जैसे गर्मी का दिन आता है, जैसे जैसे हम मार्च से हम जून की तरफ जाते हैं, सूर्योदय जल्दी होता है, तो दिन थोड़ा सा, अगर 24 घंटे की बात करें तो तिथि थोड़ा 24 घंटे से छोटा होता है। फिर जून के महीने में 22 जून से आगे जब जाते हैं, तो वो सूर्योदय थोड़ा थोड़ा देर होना शुरू होता है। तो 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू होता है। इसको हम आगे और विस्तार में समझेंगे, क्योंकि इसका आधार हमको थोड़ा यहाँ पे समझना जरूरी है। अतः एक दिवस की अवधि 24 घंटे से कुछ कम या अधिक होना संभव है, परंतु मध्याह्न से मध्याह्न या मध्य रात्रि से मध्य रात्रि का समय अंतराल 24 घंटों का ही होता है। जैसा हमने बताया कि अंग्रेजी कैलेंडर में मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तिथि होती है, और मध्याह्न से मध्याह्न का समय भी इसी प्रकार 24 घंटे का होता है। तो मध्य रात्रि और मध्याह्न को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें। मध्याह्न का मतलब ये है कि हम पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, किसी भी बिंदु पर अगर हैं, किसी भी स्थान पर हैं, किसी भी बिंदु पर पूरे पृथ्वी के गोलाकार आकार में, तो हमारे सर के ऊपर जब सूर्य है तो वो मध्याह्न होता है।
और मध्य रात्रि तब होता है जब उसके ठीक विपरीत, यानी हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहां पे दोपहर के समय सर के ऊपर सूर्य है तो मध्याह्न है। लेकिन जब हमारे ठीक पैर के नीचे, यानी उसके विपरीत दिशा में जब सूर्य है, तब मध्य रात्रि होती है। तो ये समय जो होता है, ये समय अंतराल 24 घंटे का ही होता है। इसी प्रकार चंद्र को अपनी धुरी पर घूमने के लिए लगभग 27 दिन, यानी एक चंद्रमास का समय लगता है। तो अगर हम चंद्रमास की बात करें तो लगभग 27 दिन का समय होता है। 27 दिन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि 27 नक्षत्र से गोचर करते हुए चंद्र एक मास पूरा करता है। तो क्योंकि 27 नक्षत्र से गोचर करता है, तो 27 दिन और इसके साथ थोड़ा समय लगता है। कितना समय लगता है इसका आंकड़ा जो है हम आगे आपको बताएंगे। इसी कारण हमें पृथ्वी से चंद्र का एक ही भाग दिखाई देता है। ये भी हम एक चित्र से हम इसको विस्तार में समझेंगे कि हर समय हम जब चंद्र की तरफ देखते हैं तो चंद्र का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है, परंतु ये भी अपनी धुरी पर घूम रहा है। जैसे पृथ्वी को को धुरी पर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगता है, चंद्र को अपनी धुरी पर घूमने के लिए 27 दिन का समय लगता है। अ, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें। ये किशोर जी, आप का ये जो रेखा आप खींच रहे हैं इसको ना करें। नहीं तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा और फिर ये रेखा आप मिटाएं इसको पहले। इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें मुझे। किशोर जी, आपका ही नाम आ रहा है। ये इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें मुझे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा अपना माइक्रोफोन ऑन करें, और इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे इस तरीके से तो आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता दें, अलग से मैसेज करें। मैं आपका जो फीस है वो रिटर्न कर दूंगा आपको, लेकिन इस तरीके से आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा अपना माइक्रोफोन ऑन करें। सॉरी सर, मैं बाजार में था इसलिए जेब में था मोबाइल, इसलिए वो ऐसा हो गया। नहीं, आपका अगर स्पीकर और ये ऑन रहेगा तो देखिए मेरा फ्लो बिगड़ जाता है। समझ गया सर, मैं वो गलती से हो गया, मैं जेब में था, मैं बाजार आया था, मैं सुन रहा था। ठीक है, इसी स्लाइड को मैं पुनः शुरू करूंगा। अभी 10 मिनट का समय है। मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ। आप चर्चा के लिए आपके प्रश्न वगैरह हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसी स्लाइड से हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। सभी से हम अनुरोध करूंगा कि माइक्रोफोन ऑन कर लें, और चाहे तो वीडियो भी ऑन कर लें। और अभी तक का जितना है उस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, प्रश्नोत्तर कर लें। और अगले सेशन में हम लेके चलेंगे। फिर तीसरा सेशन जो होगा उसमें हम 10 मिनट 12 मिनट जो है हम प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज का जितना प्रेजेंटेशन है उसको कंप्लीट करके फिर चर्चा में जाएंगे। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो 5वें दिन के बाद हम 6ठे दिन भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। पूरा हमको करना ही है। हम चाहेंगे कि बट बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में इस तरीके से ना करें, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत लगता है। और कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाए तो फिर नुकसान तो पहले आपका ही है, सभी का है मतलब। सभी से मैं बोलूंगा माइक्रोफोन ऑन कर लें और थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं अभी तक का जो है। और हैंड रेस करें जिनको कुछ कहना है। सभी माइक्रोफोन ऑन कर लें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। ये अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। जो भी है ये सब आपको दिखेगा रिकॉर्ड में।
रिकॉर्डिंग ऑन है, जब ये सेशन पूरा हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करूं कि हम चर्चा करें, जो भी अगर प्रश्न है या कोई बात कहनी है जो आपको समझ में आया, या आप इसमें और कुछ कहना चाहते हैं, तो स्वागत है। सर मेरा मोबाइल जेब में था, मैं बाजार कोई में बात आया नहीं था, किशोर मैं जी, कोई बोला। बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा हाँ। क्योंकि नहीं सभी नहीं, को डिस्टर्बेंस होता है। वैसा नहीं होगा सर, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक, आगे थैंक से यू ध्यान सर। रखिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये समय थोड़ा सा, जैसे मैं निकाल के रखता हूँ बाकी काम छोड़ के, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसको आप इस समय अगर एक स्थान पर बैठ के इसको वो करेंगे तो, क्योंकि आपने इसके लिए पंजीकरण किया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही है। सभी से मेरा अनुरोध है। और माइक्रोफोन ऑन कर लें और फिर हम इस पे बात करते हैं, जितना भी समय है। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं कुछ करना नहीं चाहते हैं। बड़ा समझ में आया, बड़ा अच्छा आपने बताया। चूंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे बड़ी अच्छी बातें समझ में आई शुरू से लास्ट तक जो है। आज का सेशन आपका बहुत ही प्रभावशाली रहा सर। हम लोगों ने ठीक ये है सर, सारी ओके। बातें स्कूल में पढ़ा है, अभी आगे भी कुछ चीजें आएंगी जो हमने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन उस जी समय जी। हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया कि इसका उपयोग हमें हमारे जीवन में कैसे होगा, हाँ कहाँ हाँ पर हाँ होगा। सर। हमने पढ़ा है और विषय को पढ़ा है और उसका परीक्षा दिया है, और हाँ परीक्षा में उत्तर उत्तम हमने नंबर लिए या जैसे भी लिए हैं, बस उतना ही था। जी। लेकिन अभी हमको समझ में आ रहा है कि इसका कितना उपयोगी है, और आगे हम समझेंगे कि इसका उपयोग हाँ कैसे हाँ है, और इसलिए इसका आधार समझना जरूरी है। इसलिए मैं हाँ यहाँ हाँ से सर। शुरू कर रहा हूँ, नहीं तो पंचांग तो अभी जी। शुरू नहीं हुआ है। हाँ हाँ। आदिनाथ जी माइक्रोफोन ऑन कर ले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिनाथ जी आपका माइक्रोफोन ऑफ है। कक्षा के पहले हुआ ना ये सब। हाँ हाँ, बताइए। तो उस टाइम अपन उतना ध्यान नहीं देते ना, वो ज्योग्राफी का पार्ट है ये। मैं वही कह रहा हूँ ना जैसे कि साइंस में चले जाते तो छोड़ देते अपन। नहीं, छठी सातवीं आठवीं में तो ये भूगोल का विषय होता था और यही सब हम हाँ, पढ़ते थे। भूगोल का विषय होता है, लेकिन बाद में अपन पूरा वो चेंज हो जाता ना साइंस में गया के। लेकिन इसलिए अब एक ये बात, जानना जरूरी है। हाँ लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जो हमारे पहले के जो पूर्वज हैं, मतलब अगर मैं, मेरा वय अभी 60 चल रहा है, और हमारे ओके। जो दादाजी थे, हमारी जो दादी जी थी, या उनके पहले जो हमारे पूर्वज थे, मैं समझता हूँ कि उनके समय में जो लोग स्कूल में पढ़ते थे और उनके जो शिक्षक होते थे, वो शायद इसी तरीके से समझाते थे, पढ़ाते थे, क्योंकि उनको इसका ज्ञान बहुत बरोबर। अच्छी तरह से था। और आगे जो हम हाँ सीखेंगे बरोबर। समझेंगे उसके बारे में उनको ज्ञान था। मैंने बचपन में देखा है कि हाँ हमारी दादी जी जो है, जो अभी मैं आगे बताऊंगा, आगे के सेशन में जो आएंगे कल परसों जो हम बात करेंगे, वो उनको जानकारी थी, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो माहौल ऐसा था, जो बड़े पूर्व बुजुर्ग होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे या जो नहीं भी होते थे, उनको इन सब चीज की जानकारी और समझ होती थी। लेकिन हमारा बरोबर है, बरोबर। जनरेशन अगर इसको मिस कर गया, तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी जो अभी जो पैदा हो रही है, अभी जो स्कूल में जाना नहीं शुरू किया है, उनके वो बिल्कुल इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ रहेंगे। और फिर आगे हम प्रकृति से बिल्कुल आधे दूर दूर हो चले तो जाए। जा कट रहे हैं। चुके हैं, तब पूरे ही कट जाएंगे। तो अगर हमको, प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं अपन। हाँ अगर हमको प्राकृतिक खेती करनी है तो पहले प्रकृति को समझना है। और हाँ ये। प्रकृति जो जी है वो, उसके ऊपर एक हमारा अलग से वीडियो है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, प्राकृतिक कृषि के अच्छा। ऊपर, जी। उसको विस्तार में देखिए। यहाँ पे मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रकृति को अगर हमें समझना है, तो प्रकृति और ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये दोनों यूनिवर्स। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और हमको प्रकृति को समझना है तो ब्रह्मांड को समझना जरूरी है। और ब्रह्मांड में सौर मंडल एक छोटा सा बिंदु है, और सौर मंडल के अंदर पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर हम जहाँ पे हैं वो तो बिल्कुल नैनो का भी नैनो कह सकते हैं। लेकिन
हमारा जीवन जो चल रहा है, हमारे पृथ्वी पे जो भी जीव है, वनस्पति या जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशालकाय जो भी है, उनका जो जीवन है, वो जीवन की जो ऊर्जा है, लाइफ फोर्स जो है, वो लेकिन वो कहाँ से आ रहा है? वो ब्रह्मांड से, जो ब्रह्मांड के जो विभिन्न ग्रह नक्षत्र है, राशि ग्रह नक्षत्र, इनको हम समझेंगे ये क्या होते हैं, उनकी जो ऊर्जा है वही आ रही है, और उसी से हमारा जीवन ऊर्जा मिल रहा है। जो हम खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, वो तो बिल्डिंग मटेरियल है, वो हमारे शरीर को बना रहा है, या उसके अंदर जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम हो रहा है। लेकिन हमारा शरीर जो चल रहा है, कोई भी जीव हो, वनस्पति हो या जीव हो, जंतु हो, उसकी ऊर्जा तो वहीं से आ रही है। और हम जब कृषि की बात करते हैं, तो कृषि में वो जो समय है, वो उसमें जो हम फसल उगाते हैं, उनका समय तो एक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने का होता है। हमारा जीवन जो है वो 60, 70, 80, 90 वर्ष का होता है। तो उसके अनुसार अगर हम देखें, तो एक फसल की आयु जो है, वो कुछ महीने, कुछ दिनों, कुछ हफ्ते या कुछ महीने की होती है। लेकिन प्रभाव तो उसी तरीके से पड़ता है, और उनके अंदर जो जीवन है, जो ऊर्जा है, वो भी वहीं से आती है। तो उसका जो भाग है, वो 50% से ज्यादा है। जो हम मिट्टी में देते हैं, जो हम मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति के बारे में बात करते हैं, कीट पतंगों के बारे में बात करते हैं, उनके रोकथाम के बारे में बात करते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि उनका जो हिस्सा है, वो 50% से कम है। अगर हम 50% से ज्यादा जो प्रकृति है, प्रकृति का जो रोल है, उसको अगर हम समझ लें, तो हमारे लिए फसल में जो समस्याएं हैं, उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि पंचांग के द्वारा समझ के इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है। काफी लोग शायद इसमें जुड़ नहीं पाए हैं समय के अनुसार। अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है, फिर 5 मिनट का ब्रेक रहेगा।